नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद अयोध्या शहर के एक पैलेस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित मोदी @20 प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में वह शामिल हुए। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजना है जो आम जनता को मिल रही है। आम जनता के जीवन में बदलाव लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस योजना को जन जन तक हम लोगों को पहुंचाना है। घर घर तक इस पुस्तक के बारे में लोगों से चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, उत्तर प्रदेश के राज्यों में भी घर घर जाकर यह बातें बताई जाएं। प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो आम जनमानस को मिल रही हैं, आम जनता के जीवन में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो जन जन तक हम लोगों को पहुंचाना है और उत्तर प्रदेश में घर घर तक इस पुस्तक के बारे में हम सबको चर्चा करनी है। जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में भी घर घर ये बातें जाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानें। पशुपालन विभाग का मामला है। मैं आज अयोध्या में भी बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के जिलाध्यक्ष विकास वर्मा की अगुवाई में शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपे गए ज्ञापन में बढ़ती महंगाई और जीएसटी को हटाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले दिनों में बेतहासा महंगाई बढ़ गई है, जिससे आम जनमानस खासा परेशान है। जीएसटी खाने पीने के सामानों पर लग रही है, जिसको लेकर आज वह एकत्र होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए और खाने पीने की वस्तुओं से जीएसटी जो लगाई गई है उसे हटाया जाए। महंगाई की मार जो है आम जनता पे बहुत भारी पड़ रही है, जिससे क्या नाम कि आम जनता परेशान, उनका घरेलू स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोग आत्महत्याएं करने पे मजबूर हो रहे हैं। उनका खर्चा चल नहीं रहा है, इतनी महंगाई हो गई है। इन्होंने जीएसटी पे जीएसटी लगा रहे, पैदल चलने पे भी जीएसटी हम दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो सड़क पे चलते हैं उसकी भी सरकार जीएसटी ले रही है। ये एकदम हमारी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, ये लंका बनाना चाहती है। जिसे लंका में हो रहा है, लोग भूखमरी छाई हुई है, लोग उसी तरह ये यहाँ भी करना चाह रही है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अगर महंगाई कम नहीं करती हैं तो हम लोग परमानेंट धरना पे बैठेंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए आज मतदान सकुशल संपन्न हो गया। चुनाव अधिकारी सुशील कुमार चौबे ने बताया कि आज संपन्न हुए चुनाव में कुल 1948 मतदाताओं ने मतदान किया है, जबकि कुल मतदाता 2101 थे। कुल मिलाकर के 90.7% वोट पड़े। कल मतों की गिनती की जाएगी। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए आज हो रही मतदान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध नजर आए। मतदान स्थल के बाहर प्रत्याशियों के द्वारा लोगों से अनुनय विनय करते हुए देखा गया। लोग अपना पर्चा उन्हें दे रहे थे और मतदान करने की अपील कर रहे थे। बता दें कि इस बार पारसनाथ पांडे अध्यक्ष पद के लिए और कालिका प्रसाद मिश्रा के अलावा अन्य लगभग 10 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। माझा जमथरा और गौरापट्टी में आज प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा, अवैध प्लाटिकों का जमकर आज ध्वस्तीकरण किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आज विरोध स्वरूप अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से मुलाकात करके अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, यह कार्रवाई गलत है। वहीं दूसरी तरफ मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रभारी शरद पाठक बाबा ने आज अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए मांग किया है कि कार्रवाई बंद की जाए।
आज विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरीके से जमथरा माझा में तांडव मचाया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। एक तरफ कोई भी प्लाट होल्डर जो ज़मीन वहाँ खरीद रहा है वो आवासीय स्टाम्प का पैसा जमा करता है, दाखिल खारिज कराता है, और उसके बावजूद इनके द्वारा बार बार बताया जाता है कि डूब क्षेत्र है, जबकि बंधा बन चुका 2004 में बंधा बनाया जा चुका है। आज करोड़ों रुपए बंधे के ऊपर खर्चा हो रहे हैं, उसके बगल में रोड बनने जा रही है, फिर डूब क्षेत्र कैसे हो गया? लगभग 10-12 वर्षों पूर्व प्राधिकरण के द्वारा एक सरजू टाउनशिप बनाया जा रहा था, तब डूब क्षेत्र नहीं था। आज राम कथा पार्क, संग्रहालय, ये सब डूब क्षेत्र में, वो डूब क्षेत्र नहीं, चूँकि ये सरकारी में है, इन्होंने बना दिया है। ये प्राधिकरण के उच्च अधिकारी जो है ये भाजपा शासन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा जो है कोई कूट रचना करके साजिश की जा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। मांग ये करते हैं कि या तो वहाँ की टोटल रजिस्ट्री बंद करा दी जाए, जिन लोगों ने प्लाट लिए हैं अपने खून पसीने की पता नहीं कहाँ से ला करके पैसा उन्होंने अपना बैनामा कराया, खारिज दाखिल कराया और प्लाट को चिन्हित कराया। आपने बिना कोई नोटिस दिए, आपको नोटिस देना चाहिए। इसके पूर्व इन्होंने 410 फीट गाड़ दिया खंभा ले जा करके, इस भी आप पे गाड़ दिया। आप पहले कोई भी जमीन अधिग्रहण करते हैं तो धारा 4 की कार्रवाई करते हैं, फिर 6 की कार्रवाई होती है, फिर उसका मुआवजा बनता है। या तो बता दीजिए सारी ज़मीन नजूल के वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहाँ पे नजूल की ज़मीन है, लेकिन किसानों की भी ज़मीन है जिसकी खतौनी है। जो लोग प्लाट ले रहे हैं वो किसानों से ले रहे हैं। हम लोग जो प्लाट लिए वो किसानों से लिए। हम अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे या कैसे करेंगे, नक्शा नहीं पास होता नहीं बनवाएंगे, लेकिन अपने प्लाट को चिन्हांकन करके तो छोड़ने की हमारी होना चाहिए हमको अधिकार। ये वो अधिकार भी नहीं कि हम अपने प्लाट को न ले। फिर आपने बैनामा कैसे करा दिया, आपने दाखिल खारिज कैसे करा दिया? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल ये तांडव को रोकना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या के कार्यों की प्रगति का जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर आज जायजा लिया तथा एयरपोर्ट और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर भूमि अर्जन, विद्युत पोलों को हटाने सहित एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एयरपोर्ट के फेज 1 का संपूर्ण भूमि अर्जन का कार्य पूरा हो गया है, जबकि फेज 2 और फेज 3 के लिए भी 96% से अधिक भूमि अर्जन कर लिया गया है। शेष भूमि अर्जन का कार्य भी शीघ्र पूरा करने को लेकर एसडीएम सदर को निर्देश दिया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल का कार्य दिसंबर तक पूर्ण करने के साथ ही फेज 2 और फेज 3 के रनवे का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ कराने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने काम फर्स्ट फेज़ का काम स्टार्ट हो गया है और एयर स्ट्रिप का और टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी शुरू है, और सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ भी हम लोग लैंड एक्विजिशन हम लोग का 96% हो गया है हमारा सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ का। तो सेकेंड और थर्ड फेज़ का भी हम लोग आगे की एयर स्ट्रिप के लिए उस पर भी विचार चल रहा है कि सेकेंड और थर्ड फेज़ का भी एयर स्ट्रिप का स्टार्ट किया जाए। अयोध्या शहर में विकास के नाम पर कराए जा रहे कार्यों का श्रेय लेने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं होता। ऐसा ही एक प्रकरण आप देख सकते हैं शहर क्षेत्र में कोतवाली नगर के पास का, जहां पर बस स्टेशन से रिकाबगंज जाने वाली मुख्य सड़क जल निगम में कुछ दिन पहले वाटर सप्लाई की मोटी पाइप डालने के लिए खोदी गई थी। इस दौरान मेन वाटर सप्लाई फट गई, जिससे इलाके में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। शिकायत के बाद पाइपलाइन ठीक की गई, लेकिन गड्ढे को खुला छोड़कर जल निगम के कर्मचारी चले गए। इससे न सिर्फ करीब 50 से 60 दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि बरसात के मौसम में खुले गड्ढे यहां पर जानलेवा साबित हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया है और स्थिति यह है कि लोगों का कहना है कि जल निगम इसे खोदकर भूल गया है। जल निगम के अधिकारी भी इस प्रकरण से बच रहे हैं। शहर में इस तरह पे मोटी पाइप और अंडरग्राउंड केबल पाइप डालने का काम चल रहा है। रिकाबगंज तक की सड़क का यही हाल है। लोग यहां परेशान हैं क्योंकि
खुदाई हो जाने के बाद बरसात में अगर गड्ढों में पानी भर जा रहा है या फिर अगर सही से इसकी पटाई नहीं हो रही है तो दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। जिम्मेदार बताते हैं कि इस सड़क की खुदाई के लिए जल निगम ने अनुमति मांगी थी। वाटर सप्लाई की पाइप डालने के बाद जल निगम को ही सड़क बनानी थी। उन्होंने इसे क्यों छोड़कर सिर्फ मिट्टी डाल दिया, यह उनसे जानकारी ली जाएगी। फिलहाल गड्ढों में भरा बारिश का पानी और गिरकर लोग हो रहे हैं घायल। वार्ड है, मोहल्ला जमुनिया बाग और रीडगंज कोतवाली के पिछवाड़ी की रोड है। जैसे किसी चीज़ का विकास होगा, ठीक है, सीवर लाइन की व्यवस्था है, सरकार नगर निगम की व्यवस्था है और इसको सुचारू रूप से चलाने में विकास हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये सड़कें 2 बार हो चुका है। एक बार सीवर लाइन खोदी गई, मरम्मत हुई, फिर दोबारा सीवर लाइन खोदने के नाम पे कि पानी की पाइप डालने के नाम पे जिस हिसाब से इस चौक वार्ड का विकास महापौर माननीय हमारे महापौर जी ऋषिकेश उपाध्याय जी ने शुरुआत में ही चुनाव जीतने के बाद कहा था कि चौक वार्ड का विकास करेंगे। विकास का मतलब ये नहीं कि ठीक है, जनता की सुविधाओं के रूप इस कार्य को करना चाहिए। और मुझे समस्या ये है कि जिस हिसाब से जल निगम का जो ठेका टेंडर हुआ है सीवर लाइन डालने का, उसकी व्यवस्था ये है कि रात में खोदते हैं, अनर्गल तरीके से पाइपें तोड़ देते हैं। उसकी मरम्मत के लिए जनता को पानी का सुविधा भी होती है और मरम्मत करते हैं तो रात में करते हैं 2-2 दिन। लेकिन जो अभी वर्तमान में जिस समस्या बनी हुई है बरसात के समय में, इस तरीके का गड्ढा जैसे लगता है कि खेत जोत दिया गया हो, सड़क नहीं, उसके ऊपर इतनी मट्टी हो गई है, हर दुकानदार, हर जनता, हर नागरिक परेशान है। एक तो 1 वे होने के कारण ये रोड इतनी चालू हो गई है कि लिहाजा सारे रिक्शा मोटर गाड़ियाँ रीडगंज से होकर चौक की तरफ आने का प्रस्थान एक लिंक रोड होने के नाते इस पे आवागमन बहुत ज़्यादा है। इसकी व्यवस्था, इसको इंटरलॉकिंग या आरसीसी की व्यवस्था कराई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष जमुनिया बाग है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि रोड के ऊपर गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, गड्ढे यहाँ पर हैं, आने जाने में दिक्कत होती है लोगों को। अक्सर ई रिक्शा वगैरह पलट जाते हैं। कितने दिनों से समस्या है? ये 3-4 दिनों से समस्या है ये। क्या चाहते हैं आप? और नाले के ऊपर पत्थर पड़ा है, भी तो कोने भी तोड़ दिया है, आगे सीवर लाइन तोड़ दिया है, उसमें पानी बह रहा है और वह पानी काफ़ी है। ये दिक्कतें यहाँ पर, इसको तत्काल ठीक कराया जाए। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी मैंने आपको बताया नहीं कि ये गड्ढे यहाँ पर हो गए रोड के ऊपर सीवर लाइन खोदने से, और रिक्शा वगैरह पलट जाता है यहाँ पर। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि रोड सही हो जाए और इसके ऊपर आवागमन सही हो, लोग रिक्शा वगैरह जो पड़ता है वो ना पड़ते। क्या नाम आपका? किशन लाल। ये जमुनिया बाग चौक वार्ड है। समस्याएं सर यहाँ पे है कि जब से एक तो 1 वे कर दिया है, सारे जितने 4 पहिया वाहन है इधर से ही आते हैं। अब इधर आने के बाद कभी कभी ई रिक्शा है, 4 पहिया वाहन है, यहाँ गिरने का डर रहता है। कई बार ई रिक्शा वगैरह पलट भी चुका है। और जैसे अभी बरसात होती है, बरसात टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह भी हो जाते हैं, तो गाड़ियाँ आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं सर जल्दी से जल्दी ये सब जो मरम्मत हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से सही हो जाए। क्या नाम आपका? रविशंकर। ये जमुनिया बाग है भैया, चौक वार्ड है। क्या दिक्कत है? बस यही नाला बार बार टूट जा रहा है, देखिए बहुत बड़ा गड्ढा हमारे। शहर के फाप्स इंटर कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका की अवैध नियुक्ति में शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुपालन को लेकर विद्यालय के प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र भेजा है। दिए हुए पत्र में उन्होंने बताया कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग किया है कि इंटर कॉलेज के विरुद्ध 16D की कार्रवाई आरंभ की जाए। संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी उन्होंने संस्तुति भेजी है, जिससे विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कराकर अग्रिम कार्रवाई संपादित कराई जा सके। इस संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि फाप्स इंटर कॉलेज में आफरीन फातिमा की नियुक्ति 2010 में हुई थी। उस समय उसके पिता निजाम अशरफ विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद को इसका प्रबंधक बना दिया। इसका विज्ञापन अगस्त 2010 में निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य अक्टूबर 2010 में किया था। ऐसा है, फाप्स इंटर कॉलेज में परवीन फातिमा की नियुक्ति वर्ष 2010 में की गई थी। उस समय इनके पिता, परवीन फातिमा जी के पिता निजाम अशरफ साहब जो है उस विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद जी को प्रबंधक बना दिया था। और जो ये विज्ञापन निकला था ये अगस्त 2010 में निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य जो है अक्टूबर में किया गया था। तो इसलिए जो है वह विज्ञापन ही त्रुटिपूर्ण था, निराधार था। उस समय सैयद अहमद जी मान्य प्रबंधक नहीं थे।
इन्हीं आधारों के आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा 22 तारीख को उनकी नियुक्ति को अवैध एवं निराधार स्वीकार कर लिया गया है। इस पे कार्रवाई करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है और उनसे कहा गया है कि इस अनियमित नियुक्ति पे यद्यप इनका वेतन भुगतान पूर्व से ही रुका हुआ है, लेकिन जो भी और नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इस पे जो है परीक्षण कराया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक से ही आख्या आएगी, ये सीधे हम नहीं लिख सकते हैं।